अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 11 है। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, वो आज इंशाल्लाह थोड़ा सा पढ़ के उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस भी उसकी कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा है? कल हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन विच आर नॉट वॉइड, मतलब कि जो वैलिड एग्रीमेंट्स हैं ऑल दो उनके अंदर कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले एक बात की थी कि जी अगर प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन आए तब जाके वो एग्रीमेंट बनता है, मतलब है कि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन मस्ट है। लेकिन वहाँ पर ही हमने एक बात कर दी थी कि कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। एक्सेप्शंस भाई अब हमने पढ़ी हैं कल। एक तो 4 एक्सेप्शन हैं जो डिटेल में आपको बताई हुई हैं, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सेप्शन हैं जो मैंने आपको कल इधर बता दी थी, जैसे कि एजेंसी है, ठीक है। एजेंसी के रिलेशनशिप में कंसिडरेशन का होना लाजमी नहीं है। बेलमेंट है, उसके रिलेशन में कंसिडरेशन का होना लाजमी नहीं है। गारंटी में अगर आप किसी की गारंटी दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि बदले में उस बंदे से आप कंसिडरेशन भी लोगे, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ। और इसी तरह चैरिटी के लिए अगर आपने कह दिया है तो उसमें भी कंसिडरेशन लाजमी नहीं है। और चैरिटी तब भी इन्फोर्सेबल होती है इफ़ लाइबिलिटी हैज़ बिन इनकर्ड, मतलब है कि आपके कहने पर अगर अगले बंदे ने कोई लाइबिलिटी इनकर कर लिया, उसने कोई चीज़ मंगवा ली आपके कहने पर, तो ऑब्वियसली फिर आपको पैसे वो देने पड़ेंगे, लेकिन बदले में आप उस शख्स से कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है जी। तो ये थे। अब जो मेन है वो 4 थे हमारे मेन। अगर हम उसको देख लें, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कंपनी लॉ वाला ही लिखा हुआ था। तो अच्छा आगे चलते हैं। 4 तरह के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है। अगर आप किसी को फ्री में कोई चीज़ देना चाह रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो एक तरीकाकार हो सकता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन का। लेकिन इस तरीकाकार में पूरा उतरने के लिए ये एग्रीमेंट एक तो है कि रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर ये एग्रीमेंट जो है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर रेलेवेंट लॉ। फिर ये जो है ये आपका नियर रिलेशन में होना चाहिए। नेचुरल लव वो जो आप लोग सोचते हैं वो वाला नहीं, कोई फैमिली मेम्बर हो, क्लोज ना भी हो, आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए। और लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नेचुरल लव उस वक्त मौजूद हो जब आप इस काम को करना चाह रहे हैं, इस एग्रीमेंट को, तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर बार बार आप मुकर जाएंगे तो आपके ऊपर अगला बंदा केस करके विन कर सकता है इजीली, अगर उसने चीज़ें साबित कर दी, ठीक है। फिर अच्छा हम दूसरी बात करते थे, हमने कहा कि भाई एक केस होता है कंप्लीटेड गिफ्ट का। कंप्लीटेड गिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट को समझने है। कंप्लीट से मुराद क्या? कंप्लीट से मुराद है ऐसा गिफ्ट जो डिलीवर कर दिया गया, अगले बंदे के हाथ में पकड़ा दिया गया हो, वो गिफ्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने प्रॉपर्टी देनी है तो प्रॉपर्टी नाम पे करके उसको दे दी हो, रजिस्टर करवा के उसके नाम पे करके उसको पकड़ा दी हो प्रॉपर्टी। बाइक किसी को देनी है तो उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी हो, सही है ना, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीट। अगर कैश किसी को गिफ्ट करना है तो कैश उस बंदे को पकड़ा दिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके फिर एसेंशियल्स लवाजमात क्या है? एक तो कंप्लीट होना चाहिए, अगेन वॉलंटरली होना चाहिए, रिटर्न हो गया जी है, एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। ये अगर चीज़ें आ गई इसके अंदर तो ये भी क्या है, एक वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अब बंदा पीछे नहीं से हट सकता। इसके अलावा फिर हमने कहा जी पास वॉलंटरी सर्विसेज हैं। अगर पास में किसी बंदे ने कोई आपको सर्विस दी थी रजा कराना तौर पे, उसका मूड नहीं था पैसे लेने का आपसे, लेकिन आपने अब उसे अप्रोच किया, आपने कहा कि यार वो तुमने कुछ सर्विसेज दी थी, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई ना कोई पे कर दूँ, कंपनसेट कर दूँ, या अगर तुम्हारा खर्चा हुआ वो रीइंबर्स कर दूँ, तो मैं वो करना चाह रहा हूँ। अब देखें, जब मैं ये करना चाह रहा हूँ बदले में, तो इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं ना मिल रहा, उससे पास में मिला था, लेकिन वो भी वॉलंटरली मिला था, रजा कराना तौर पे उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे लिए काम किया था। तो अगर मैं अब उसको कोई देना चाह रहा हूँ विदाउट एनी कंसिडरेशन, दिस इज टोटली वैलिड। फिर हमने चौथा एक पढ़ा टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है जी? टाइम बार डेट से मुराद है कि ऐसा डेट जिसको अपनी ड्यू डेट से 3 साल गुजर चुके हों, लिमिटेशन उसकी हो चुकी हो, ठीक है, लिमिट पूरी हो चुकी हो, ड्यू डेट से 3 साल गुजर गए हों, तो दुनिया का कोई भी कानून पाकिस्तान में आपको उसके पैसे नहीं निकलवा के रिकवर करवा के नहीं दे सकता, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पर भी अगर जिस बंदे ने देने हैं, डेटर ने, उसको तरस आ जाए और वो एक रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट आपको लिख दे, प्रॉमिस कर दे, रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय डेटर होना चाहिए, जिस बंदे ने पैसे देने उसने ऊपर साइन कर दिए हैं, और फॉर टाइम बार्ड पेमेंट होना चाहिए,
चाहे सारी पेमेंट का, चाहे उसकी कोई हाफ का, जितने परसेंट का भी, वो कहता है कि जी मैंने आपके 10 लाख रुपए देने थे, 3 साल गुजर चुके हैं, कानूनी तौर पे तो नहीं आप ले सकते, लेकिन आपने क़यामत वाले दिन ले लेने मेरे से। तो मेरा दिल में मुझे कुछ हुआ है, तो मैंने कहा कि यार क्यों ना आपको 10 लाख में से 5 लाख दे दूँ, बाकी यार माफ़ कर दो, वैसे भी तुम कौन सा ले सकते हो, तो 5 लाख दे रहा हूँ, थोड़ा तुम तरस खाओ, थोड़ा सा मैं खा रहा हूँ। तो भाई ओके सीन है, ठीक है, वो रिटर्न फॉर्म में साइन करके और टाइम बाद डट की पेमेंट के लिए वो कह सकता है। लेकिन अगर वो कहता है मैं पूरा का पूरा 10 लाख देना चाह रहा हूँ, ये भी वैलिड है। अगर वो कहता है मैं 15 लाख आपको देना चाहता हूँ, तो भाई ऊपर वाला 5 लाख आपको एडिशनल मिल रहा है विदाउट एनी कंसेशन, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वो देखे ना, वो 15 लाख दे रहा है, 5 लाख किस चीज़ की मद में आ रहा है, बदले में आपकी तरफ से क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। तो हमने तो कहा हुआ है जी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, क्योंकि वो जो 5 लाख है इनमें से किसी सिचुएशन में नहीं वो फिट बैठ रहे। या तो जो भी आपने कंसिडरेशन देनी है, बदले में अगले बंदे का भी कंसिडरेशन ना लाजमी है, अनलेस वो इनमें से किसी सिचुएशन में हो, फिर तो वैलिड है, ठीक है, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। बात आ गई समझ भाई। चलें, ये था जी हमारा कल का थोड़ा सा। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पहले देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है जी सर्कमस्टांसिस वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। वो कहते हैं जी कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट, मकसद उस एग्रीमेंट का, वो काम या कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं, या मतलब जो बंदा दे रहा है कंसिडरेशन, वो इनवैलिड या अनलॉफुल है। वो कौन कौन से सर्कमस्टांस हैं जहाँ पे अनलॉफुल है। तो सबसे पहले वो कहता है कि दी द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, मतलब है कि लॉफुल ही होते हैं अनलेस ये 5 पॉइंट में से कोई चीज़ हो, और ये एंड के साथ नहीं है, अलग अलग है, 5 में से एक भी होगी तो अनलॉफुल है, ठीक है। पहले नंबर पे जैसे उसने कहा इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, अगर तो कानून ने मना किया हुआ, जैसे आप कहें कि जी आप मुझे घर बेचे, मैं आपको चर्स दूंगा बदले में कंसिडरेशन। तो चर्स जो है, जो ड्रग्स हैं, ये हेरोइन वगैरह, ये क्या है, सारे ऑब्वियसली मना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनलॉफुल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी आप देख लें, इधर होगी 44, देखें ज़रा। उसने कहा अमीर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर फ़कीर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड फ़कीर प्रोमिसेस टू पे ₹1000 टू अमीर। वाह, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें मुलाजमत पर रखवाता हूँ, पब्लिक सर्विस से मुराद है सरकारी नौकरी, तुम्हें मैं दिलवा देता हूँ, तुम बदले में मुझे 1000 रुपया दो। देखें रिश्वत वो मांग रहा है, तो ये ऑब्वियसली अनलॉफुल है पाकिस्तान में, शायद है तो सही, बाय बुक्स तो कम से कम अनलॉफुल ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। ये बात ज़रा समझ लें, ये ज़रा समझने वाली बात है। उसने कहा कि उसकी नेचर कुछ इस तरह की है, कंसिडरेशन की कुछ ऐसी नेचर है कि अगर ये एक्सेप्ट कर ली गई तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो चाहे वैलिड रहे, लेकिन कोई और कानून उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। आप ये समझ लें कि मिसाल के तौर पे किसी और कानून में ये हरकत करना मना किया गया था, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कर लिया वो वाली हरकत, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर मकसद फोत हो गया ना दूसरे कानून बनाने, क्योंकि तमाम कवानीन की एक ही अहमियत है। तो अगर मैं ये करूं कि यार एक चीज़ मुझे मना की गई है, मतलब कि इधर से पकड़नी मना की गई है, मैं ये हाथ इधर से ला के पकड़ लूँ, तो वो उसका क्या फ़ायदा हुआ, कानून बनाने का तो मकसद ही फोत हो गया ना। तो कानून के साथ खेलने वाले, मजाक करने वाली बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर ये इसकी नेचर कंसिडरेशन की या ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरह से है कि अगर ये हो गई तो कोई और किसी कानून की प्रोविजन जो है वो डिफीट हो रहा है। डिफीट से मुराद है कि उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। इसकी एग्जांपल देखें फिर समझ आएगी। 45 एग्जांपल पे हैं। वो कहता है कि भाई कादिर फेल्स टू पे हिज लोन, कादिर साहब ने बैंक से लोन लिया हुआ था, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, एंड हिज हाउस इज़ ऑक्शनड फॉर रिकवरी, उसके घर को नीलामी पे लगा दिया गया। वैलिड है ना, कानून तो यही है कि भाई अगर आपने कोई सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है, कोई कोलेट्रल जमा करवाई हुई है, कोई प्लेज रखवाई हुई है चीज़ें, और वो आप लोन नहीं पे कर सकते, तो ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी को ऑक्शन करवा के पैसे अपने रिकवर करेगा, जो थोड़े बहुत ऊपर अगर बच गए तो वो आपको दे देगा, ठीक है। अब उसने आगे लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून ये कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कह रहा, कोई और कानून कह रहा है। द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड टू बिड, कानून ने कहा कि भाईजान आप बिड नहीं कर सकते, बोली नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा, लॉजिकली बात है ना। एक कानून ने मना किया कि भाईजान तुम तो कह रहे मैं डिफॉल्ट कर गया हूँ, मेरे को पैसे ही कोई नहीं है, अब तुम्हारा घर भी कराया, पैसे रिकवर करने के लिए घर की बोली में भी तुम ही आ गए हो कि मैंने खरीदा, तेरे पास था ही कुछ नहीं, तुम झूठ बोल रहे थे। फिर तो कानून ने मना किया उस शख्स को कि ऐ शख्स जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हो आप बोली के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, कानून ने मना कर दिया है। ये स्पेसिफिक केस नहीं है, ये कानून ने हर तरह के इस बंदे को मना किया, वरना मकसद ही फोत हो गया ना। बात हम समझ रहे हैं, लॉजिक ही एंड हो गया चीज़ का। एक बंदे को डिफ़ॉल्ट करार दिया जा रहा है
और वही शख्स आगे अपनी ही नीलामी के अंदर फिर हिस्सा ले रहा है, तो फिर डिफ़ॉल्ट कहाँ से था भाई? तू पैसे दे उनके बैंक वाले, अगर तेरे पास इतने ही पैसे हैं घर को दोबारा खरीदने के, बात समझ रहे हैं? तो कानून ने मना किया हुआ है उसको। अच्छा, अब वो क्या करता है? वो कहता है मुझे मना किया है ना, मेरे भाई को तो नहीं किया, पैसे मैं ही दूंगा, मेरा एजेंट बनकर वो जाएगा, वो बोली लगाएगा, वो खरीदेगा, ठीक है, विन करेगा, वो आके मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। हाँ, अब वो देखें, कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मकसद है, ये अगर ये पूरा हो गया तो ये लॉ की प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। लॉ ने रोका हुआ था, इस बंदे को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। अब इस बंदे ने इधर से फ़ायदा करने की बजाय कान इधर से पकड़ लिया, फ़ायदा उसने ले लिया अपना, बात आ रही समझ? तो ये अनलॉफुल होगा। अगर वो विन कर भी गया, ठीक है, तो कानून उसको अमल नहीं, उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो मतलब उससे पैसे लेकर उसके घर नाम पे घर नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। क्यों? सिंपल बात है कि भाई अलाउड ही नहीं था। तो उसने कहा कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ द डिफॉल्टर कादिर इज़ प्रोहिबिटेड टू बिड। ओके, उसने कहा सो ही अपॉइंट्स एन एजेंट टू बिड फॉर हिम। उसने किसी और बंदे को एजेंट को भेज दिया। एंड लेटर ट्रांसफ़र द हाउस, उसने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया बाद में। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्या है जी? वॉइड है। क्यों? एज द ट्रांजेक्शन इन फैक्ट इज़ अ परचेज बाय द डिफॉल्टर। असल में तो भाई ये डिफॉल्टर ने परचेज कर लिया ना, एजेंट को भेजा, उसके नाम पे करवाया, उधर से फिर अपने नाम पे करवा लिया। कानून को बता रहा है कि मैं तो डिफॉल्टर हूँ, इसको फिर भाई कहाँ से कर लिया आपने? पैसे पे कर दिए। ऑब्जेक्ट आपका जो क्या है, अनलॉफुल है। बात आ गई है भाई, समझ या नहीं आई? समझ आई है गल या कोई नहीं आई? ठीक है, चलें तीसरा पॉइंट। वो कहता है जी कि इस फ्रॉडलैंड या फ्रॉड है उसके अंदर, सिंपल सी बात है, अगर कोई झूठ बोलकर कोई काम किया जा रहा है, कोई कंसेशन दी जा रही है, कोई फ्रॉड किया जा रहा है, मतलब है कि एक आप कह लें मैं गाड़ी खरीदने गया, तो मैंने कहा जी आपकी गाड़ी है, ठीक है, उसने कहा जी जी मेरी गाड़ी है। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, गाड़ी उसने ऑब्जेक्ट है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी दी, पैसे लिए, कहानी ख़त्म। अब ये क्या है? अनलॉफुल थी, क्योंकि उस बंदे ने फ्रॉड किया है, इंटेंशनली फ्रॉड किया है, तो ये भी ऑब्वियसली अनलॉफुल है, इसकी वजह से भी वॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। वो कहते हैं कि ये इस नेचर की चीज़ है कि अगर ये हो गई तो इससे किसी और शख्स को इंजरी हो जाएगी। इंजरी के ऊपर आप लिखें जान माल इज़्ज़त, जान उसकी को ख़तरा है, मतलब है कि मैं कहूँ कि जी ये लो 5 लाख रुपया, जाओ उस बंदे को कत्ल करके आओ या उस बंदे को कुट के आओ, कोर्जन अप्लाई करो उसके ऊपर, ये भी गलत है। अगर मैं कहूँ कि जी ये लो इतने पैसे, वो बैंक लूट रहे हैं तुमने, ये भी गलत है। अगर मैं कहूँ कि यार ये लो पैसे, तुमने इस बंदे के ख़िलाफ़ झूठी गवाही देनी है या इस बंदे के ख़िलाफ़ मीडिया ट्रायल करना है, मतलब मीडिया के अंदर जाकर फेक बातें करनी है, झूठी बातें करनी है, जिस तरह हो रहा है सारा कुछ, तो ये इंजरी है। इंजरी से मुराद वो सिर्फ वो इंजर्ड होना नहीं है जो ज़ख़म होता है, यहाँ पे यदि आपकी चाहे फिज़िकल इंजरी है, चाहे आपकी वेल्थ को इंजर किया गया, उसको नुकसान पहुँचाया गया है, या आपकी रेप्यूट को, इज़्ज़त कमाने में सालों साल लग जाते हैं, गंवाने के लिए एक लम्हा काफ़ी है। तो ये वो उस लम्हे की बात कर रहे हैं। अगर कोई आपको इस लेवल का इंजर करना चाह रहा है, और ये सबसे गंदी इंजरी है, आप हम समझ रहे होंगे, ठीक है। इज़्ज़त ऑब्वियसली, इज़्ज़त के लिए सारा इंसान सारा कुछ कर रहा होता है ना, तो अगर वही ना रहे तो फिर पैसा तो नवाज शरीफ के पास भी बड़ा है, जरदारी के पास भी बड़ा है, पैसा तो हमारी कंपनी के पास भी बड़ा है, ठीक है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है ना। अब तो इज़्ज़त बड़ी चीज़ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें इसकी 47 पे वो कह रहा है कि जी आबिद प्रॉमिस टू पे 100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश अ डेफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान। आबिद ने साजिद को ये लो 1 लाख रुपया और अरसलान के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ बातें लिखो, गलत बातें लिखो, और पता नहीं झूठ फरेब सारा कुछ लिख दो। इंजरी है यार, उस बंदे की इज़्ज़त के साथ आप खेल रहे हैं। तो इसलिए ना जान माल इज़्ज़त लिख लें, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे ना तो जब आप कभी रिवाइज़ करेंगे तो आपने कहना इंजरी से मुराद है चोट लग जाना या कुछ कुट लगवा देना, ये नहीं भाई, सारा कुछ ही है इसमें, जान माल इज़्ज़त, ठीक है। ये 3 आमतौर पे ये यूज़ की जाती है। इस तरह का नुकसान नहीं आप किसी को पहुंचा सकते। देन द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल
और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, 2 पॉइंट्स। उसने कहा या तो ये जो आप ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, जो कंसिडरेशन है, कोर्ट इसको इमोरल समझती है, सोसाइटी नहीं समझती। कोर्ट को ज़रा सर्कल मार ले, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है MCQ कि सोसाइटी समझ रही है उसको इमोरल, तो ठीक है, नहीं होगा। तो सोसाइटी नहीं समझती, अदालत समझती है इसको इमोरल। मतलब है कि इसकी मोरालिटी या इमोरालिटी का फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यार डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट तरह के मॉरल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो शायद यूरोप में एक्सेप्टेबल हों, हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कुछ हमारे एक्सेप्टेबल हैं, इंडिया में नहीं है, इंडिया में है, हमारे नहीं है। मतलब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप सोसाइटी के ऊपर नहीं रह सकते। तो सोसाइटी में डिफरेंट तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं। कोई किसी से इन्फ्लुएंस हुआ होता है, कोई किसी से, किसी का एकेडमिक या वैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड और तरह का है, उसको शायद चीज़ें उस तरह से नहीं बुरी लगती या अच्छी नहीं लगती जिस तरह दूसरे को लगती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा यार सोसाइटी पे ना जाओ, हर बंदा अपने फैसले करने लग जाएगा। कोर्ट, अगर आपको मसला हो रहा है आप अदालत में जाएं कि जी ये तो इमोरल था, तो हमें तो ये लग रहा है, अदालत फैसला करेगी कि इमोरल था या नहीं। तो उसने कहा कि अगर कोर्ट को लग जाए कि इमोरल है या और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। पब्लिक पॉलिसी से मुराद आप लिख ले पब्लिक इंटरेस्ट, मुफादे आमा, वर्ड सुना होगा, मुफादे आमा बड़ा यूज़ होता है। या मुल्क के वसी तर, कौम के वसी तर मफाद में हमने ये फैसला किया है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वैसे अभी तो कम हो गई। तो वो होते हैं ना मुश्किल फैसले। तो वो कह रहा है कि भाई पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही है, पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, मतलब है कि अवाम के ख़िलाफ़ है। अगर चीज़ें अवाम के सेंटीमेंट्स, अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ, मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं कहूँ कि जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट करना है इसराइल के साथ, वैसे तो हम तो रिकग्नाइज नहीं ना करते इसराइल को, तो वो तो वैसे ही वर्ड है, लेकिन लेट्स अगर रिकग्नाइज करते भी होते तो अब देखें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें, वहाँ में हमने डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में पढ़ा था एलियन एनिमी। क्या इसराइल हमारा एलियन एनिमी है? कानूनी तौर पे नहीं है, हमारी तो नहीं जंग उसके साथ लगी हुई, लेकिन उसके साथ अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि अवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको क्या ठेस पहुँचेगी, उनको वो बेचारे दुख होगा उनको। ऐसे ही है ना कि मैं अगर कहूँ कि मैंने इतने बिलियन डॉलर्स की या इतने मिलियन डॉलर्स की मैंने कोई, वो तो जंग लगी है बेचारा है वो, बस बुरा हाल हुआ पड़ा है, और मैं इधर से अपना कोई लालच देखने लग जाऊँ, तो इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। हालांकि एलियन एनिमी वो नहीं है, एलियन एनिमी तो वो है जिस मुल्क के साथ आपके मुल्क की उस वक्त जंग लगी हुई है, डिक्लेयर्ड वॉर है, और आप उसके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें उधर से कानूनी तौर पे बचा दिया और ये नहीं आता उसमें, लेकिन इधर से फंस जाएगा। इसलिए कानून बड़ा ज़बरदस्त है, एक एंगल के बेस पर नहीं आप फैसला कर सकते। अदालत इधर से वो वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करवा देगी, तो कहना यार इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। या इसी तरह मतलब हमारे यहाँ पे लेट से ड्रेसिंग का एक तरीकाकार है जिस तरह की करनी है। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज़ें बेचने लग जाऊँ जो बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी है। मैं अगर टीवी शोज़ कुछ बहुत ही ज़्यादा लिबरल किस्म के बनाने लग जाऊँ जैसे हॉलीवुड वगैरह में होते हैं, तो इट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हो। वो कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसने ना कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स दिए और पेपर में वो इन्हीं एग्जांपल्स में से देखता है। जैसे कि आप पहले तो एग्जांपल 48, 49, 50 देखते हैं ना। 48 के अंदर वो कहते हैं आबिद हु इज़ गार्डियन ऑफ तनवीर, मतलब आबिद साहब एक माइनर होंगे 21 साल वाले शायद, उसकी तब जाके वो मेजर होगा, तो गार्डियन है जी उसका तनवीर, प्रोमिसेस टू एक्सरसाइज हिज इन्फ्लुएंस एज सच विद तनवीर इन फेवर ऑफ फरहान, एंड फरहान प्रोमिसेस टू पे 1000 टू आबिद। हाँ देखो आबिद साहब जो हैं वो अच्छा आबिद गार्डियन है तनवीर का, ठीक है, आबिद गार्डियन है तनवीर का। उसने कहा कि मैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करूँगा तनवीर पे क्योंकि वो गार्डियन है उसका, ठीक है। तनवीर बच्चा है, आबिद साहब बड़े हैं। आबिद ने तनवीर को अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर बच्चा है उसकी बात मानेगा, उसका गार्डियन है, उसने फरहान के फेवर में 1000 रुपया ले दिया उसको किसी तरह। वो कहते हैं इमोरल है, ऑब्वियसली वो जाती है ना कि बंदा आपके ऊपर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, वो ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, और आप अपनी कोई गेम खेल रहे हैं, कोई फ्रॉड करके, वो झूठ झूठ बोल के अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, असरअंदाज होते हुए उस बंदे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दिस इज़ इमोरल, ठीक है, एग्जाम्पल है, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी।
अच्छा 49 पे है, अब मैरिड वोमेन वॉज गिवन मनी टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड देन मैरी द लेंडर। वाह क्या बात है। ये वो ड्रामा था एक, उस पर मैंने देखा नहीं है वैसे, मेरे पास तुम हो, उसमें मेरे हमें पैसे शैसे तो नहीं होते, लेकिन वो सीन कुछ ऐसे ही होता है ना कि वो एक मैरिड होती है पहले, फिर वो कहीं और जाके शादी कर लेती है, ऐसा कुछ आई गेस, जाती मेरे ख्याल में पैसों की वजह से था। तो यहाँ पे तो उसने भाई सिंपल कहा है कि जी कोई मियाँ बीवी हैं, दो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को एक और शख्स आ कह रहा है ये लो 50 लाख रुपया, इसको छोड़ो, डाइवोर्स दो और मेरे साथ आके शादी करो, ये इमोरल है। ठीक है, ये क्या है भाई, ये इमोरल, ये चीज़ कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी। उसने कहा कि द एग्रीमेंट इज वॉइड दो द टेकिंग सच डाइवोर्स में नॉट बी पनिशेबल अंडर द लॉ। कहते कि लीगली तो शायद ये पनिशेबल ना हो, क्योंकि देखो अनलॉफुल के अंदर सिर्फ इलीगल नहीं चीज़ें आती हैं, बल्कि ऐसी भी आती है जो किसी दूसरी वजह से वॉइड करार दी गई हैं। उसने कहा कि हो सकता है, अब देखें ना अदालत के अंदर आप उसको सज़ा तो नहीं दिलवा सकते ना उसको, वो कहेगी मेरी मर्ज़ी है, मैं मतलब कि डिवोर्स लेनी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरी मर्ज़ी है ना, वो ये मतलब अगर वो कहती है, प्ली लेती है तो, या इस तरह एक बंदे को अगर एक फीमेल ने पैसे दे रही है कि तुम इसको डिवोर्स दो और मतलब मेरे से शादी करो, अब उसने कहना भाई मेरी मर्ज़ी है, मैं करूँ या ना करूँ, तुम अदालत को क्या मसला है, मैं पैसे ले करूँ, मैं मुफ्त में करूँ, अदालत को क्या मसला है। लीगली तो नहीं है मसला, लेकिन इमोरल है ये, सही है, इमोरल है, बल्कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है। पब्लिक इंटरेस्ट के मतलब इस तरह आप करवाने लग जाएं तो फिर तो अजीब ही सीन है। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी है, तो ये वाला एग्रीमेंट अदालत कहेगी वॉइड है भाई। तो इसका मतलब है कि अगर लेट से वो बंदा फीमेल है या मेल है, वो 50 लाख रुपया ले लेता है, शादी नहीं बाद में करता, कहता नहीं मैं नहीं करनी, क्या इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करवाया जा सकता। अदालत कहेगी बेवकूफ़ आदमी, सही हुआ तुम्हारे साथ, ये एग्रीमेंट ही वॉइड है। ठीक है जी। 50 नंबर देखें, अंजुम हु नोज दैट कंवर हैज स्टोलन गुड्स अमाउंटिंग टू 500,000। अच्छा जी, अंजुम साहब को पता है कि कंवर ने 5 लाख की चीज़ें उठाई हैं, रिसीव्स 100,000 फ्रॉम कंवर इन कंसिडरेशन ऑफ नॉट एक्सपोजिंग हिम। वाह, ठीक है जी। उसने कहा कि 5 लाख की चीज़ें उठाई हैं, देख लिया, वो जाते जाते वो कहता है यार ये 1 लाख रुपया तू पकड़, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं बोलना तूने, सही है, तुझे कुछ नहीं पता, सुम्मुम बुकमुन उम्मीन हो जाओ। तो अब ये क्या है, ये जो 1 लाख रुपया लिया है और बदले में ना बोलना ना बताना, ये क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये ऑब्वियसली नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। वाई? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। भाई अगर मुजरिमों को सजाएं नहीं होंगी तो फिर फ़ायदा क्या कवानीन बनाने का? तो अगर आप कोई इस तरह की किसी के साथ कोई डील मार लेते हो, लेट से आपके फॉर एग्जांपल शॉप में बिजनेस में चोरी हुई और चोर है वो बंदा, रेगुलर चोरियां करता है, आपकी चोरी हुई, आपने उसे पकड़ लिया, वो कहते हैं यार ये जो 10 लाख की चोरी हुई है मैं तुम्हें वापस करता हूँ, बताना ना किसी को। आपने कहा चलो यार मेरा तो वापस आ गया ना, दफ़ा करो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इसके ऊपर केस करने की। दिस इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। भाईजान वो अगले घर जाके फिर दोबारा चोरी करेगा। आप एक मुजरिम को रिलैक्स कर रहे हो, उसको अलाउ कर रहे हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, दिस इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगा। ओके जी, चलें। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ पब्लिक पॉलिसी के नीचे कुछ एग्जाम्पल्स टाइप लिखें कि ये चीज़ें पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कंसीडर की जाती हैं। हालांकि हमने इधर उधर भी पढ़नी है या पढ़ ली भी हैं कुछ, लेकिन इनको हम जब लिखेंगे ना पेपर के अंदर, मतलब ये इस तरह का सिनेरियो आएगा, तो एक तो हम इनकी रेलेवेंट बात कर रहे होंगे, जैसे हमने कहा ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, ये हमारा वॉइड है। क्यों है? क्योंकि आपका एलियन एनिमी जो है, ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, आगे आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इस तरह। ठीक बात समझ रहे हैं? मैं इस तरह आपको कह रहा हूँ कि आप ये जो केसेस हैं ये अपनी जगह पर भी ठीक हैं, लेकिन इनके साथ आप थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने आर्गूमेंट को मज़ीद तगड़ा करने के लिए, अपनी दलील को, अब ये दलील भी साथ दे सकते हैं कि भाई बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे कि एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, भाई कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि अगेंस्ट हैं पब्लिक पॉलिसी के? पता नहीं कितने, तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे जैसे उसने कहा ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। बात मेरी आपने फॉलो की है? कोई नहीं की? मैंने क्या कहा है आपको? अगर एलियन एनिमी वाला क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लिखोगे ऑब्वियसली कि ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी
इज वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एलियन एनिमी इज वॉइड, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो बिकॉज एलियन एनिमी इज नॉट अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये लिख देना एज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये भी आगे आपने मेंशन कर देना, इसलिए यहाँ पे लिखवाया जाता है। अच्छा, फिर आ गया रही स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कहते हैं केस को, मतलब के लीगल केसेस। वो कहता है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है उसको स्टिफल करना, उसको दबाना। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि भाई तुम मेरे पे केस ना करो, ठीक है, मुझे जेल में ना भेजो, क्रिमिनल लेकर होना चाहिए, सिविल की खैर है। क्रिमिनल केस मुजरिम जो जुर्म है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई तुमने वो फलां बंदे गाड़ी चोरी किया, मुझे पता लग गया है, चलो तुम मुझे पैसे इतने दे दो, मैं नहीं बताता, ठीक है, तुम्हारे ऊपर केस नहीं करता, गलत है ये। या लेट से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कह दिया गया, चलो मैं नहीं करता, फिर भी गलत है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। बात आ रही है समझ? ये आप लोगों ने भाई इस तरह से इसको करना है। अच्छा, फिर वो आपको बता रहा है कि हाँ, एग्रीमेंट टू सेल और ट्रांसफ़र पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस से मुराद सरकारी ओहदा, सही है, क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी, नौकरी कर देते हैं, मतलब कोई सरकारी नौकरी थी, आपने वो बेच दी किसी को, मुंतखब मैं हुआ हूँ, ठीक है, मतलब कि उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये लो 50,000 रुपये। जैसे कि आमतौर पे पहले, अब तो सख्तियाँ होगी ना, बायोमेट्रिक वगैरह होगी, अदरवाइज़ पहले क्या होता था, जिन डॉक्टर्स का मैं कोई मसला नहीं है उनसे, एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि खुद मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, ठीक है, आई विटनेस हूँ। मेरा था जानने वाला, तो उस बंदे की कहीं ना दूर दराज इलाके में होगी डॉक्टर, क्या था, एमओ लग गया, मेडिकल ऑफिसर, किसी छोटे से BHU बेसिक हेल्थ यूनिट में। तो वहाँ पर वो बड़ा दूर था उसके घर से, कोई 35-40 किलोमीटर, और आपको पता है फिर सुबह सुबह भी जाना होता है ये वो। तो उसने क्या किया, उसको उस वक्त मेरे ख्याल में 30-35 हज़ार शायद मिलते थे, या पता नहीं कितने पैसे थे, 50-60 हज़ार होंगे शायद। उसने भाई उसका ना 50% उधर के किसी बंदे को दिया, ठीक है, और उसे कहा यार तू उधर जाके बैठ जाया कर, तो मैं तो नहीं आऊँगा। वो इतने महीने नहीं जाता रहा, कभी एक बार कोई चक्कर लगा लेना, जब होना जी कोई किसी का विजिट होना है, सारे मिले होते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, वो बता रहे थे जी कि ये फलां बंदे ने आना है, तो तब वो पहुंच जाता था, अदरवाइज़ ठीक। तो ये भी क्या है, ऑब्वियसली गलत है। ये तो है ना कि चलो उसने अपनी जगह पर रखवाया हुआ है, ये भी गलत है। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर पे ये करें कि भाई किसी को आप वैसे ही रिश्वत लेकर जॉब ऑफर कर दें, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें, तो वो सारा कुछ क्या है, वॉइड एब इनिशियो है। फिर वो कहते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब क्या था, मना करना, इन रिस्ट्रेंट ऑफ। भाई वो कुछ चीज़ें हैं उनकी रिस्ट्रेंट में अगर एग्रीमेंट किए गए हैं तो ये दिस इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। हम पब्लिक पॉलिसी वाले पढ़ रहे हैं, सही है ना। कौन कौन से, जैसे कि उसने कहा कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ आपका ट्रेड, किसी को अगर आप जॉब से रोक रहे हो या प्रोफेशन से रोक रहे हो, दिस इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। इसको हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। हमने कहा था ना कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, हमने उसमें 4-5 चीज़ें पढ़ी। एंड पे पढ़ा था एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, कि लॉ ने एक्सप्रेसली वाज़े अल्फाज में बता दिया कि भाई ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स है। वहाँ पर भी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन वो इसीलिए वॉइड कर दिया हुआ है क्योंकि ये जो है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। और इसी तरह फिर आपका पर्सनल लिबर्टी, इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, और इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। मैं आपको पर्सनल लिबर्टी, मैं आपको देता हूँ जी 5 लाख रुपया और कहता हूँ कि आपने 1 साल घर से बाहर कदम तक नहीं रखना। भाई आपकी पर्सनल लिबर्टी, आपकी आज़ादी को मैंने कैद कर लिया है, ये क्या है, वॉइड है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक। आपको जितना मर्जी दिल करे, हाँ हाँ सर मैं तो मस्त हूँ, मैं खुश हूँ। वो अक्सर मीम्स नहीं आ रही होती फेसबुक पे कि इतना पैसा ले लो और किसी जजीरे पे चले जाओ, कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और क्या आप रह लेंगे। लोग कह रहे होते हैं हाँ, वो बेशक वो लोग कह भी देंगे हाँ मैं कर लूँगा, लेकिन ये वॉइड एग्रीमेंट है, इट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। आप किसी बंदे की पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते। पर्सनल लिबर्टी से मुराद क्या है कि उस बंदे का खाना पीना, सफ़र करना, उसका एजुकेशन लेना, हेल्थ की फैसिलिटी,
ठीक है, वोट देना ये तो ले लिया गया है, तो मतलब है कि ये चीज़ें पर्सनल लिबर्टी हैं, आप नहीं छीन सकते किसी की। पेरेंटल राइट्स, माँ बाप के हकूक़ नहीं आप सेल्फ कर सकते, वो नहीं ख़त्म कर सकते। मिसाल के तौर पे एक बाप को आप कहें यार ये लो 5 लाख रुपए एक साल तुमने अपने बेटे से नहीं मिलना, ये दिस इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, मतलब कितना बड़ा जुल्म है ये। ठीक है, तो मतलब पहले हम ये बातें सुनते थे ना तो उस वक्त नहीं इतना, आप खुद बाप बने ना तो बंदे को फिर फील होती है कि यार ये मतलब ये क्यों अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं चीज़ें, तो ये बहुत ही बड़े जुल्म है। ठीक है, आप किस तरह रह सकते हो एक भी दिन। तो अगर आप किसी को इस तरह कह दो या माँ को ये यही बात कह दो कि भाई आपने नहीं मिलना अपने बेटे से या बच्ची से, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये दिस इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फिर है जी आपका, आगे आ जाएं तो एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली। मोनोपोली अगर आप क्रिएट, मोनोपोली का पता है ना, बड़े बड़े जाइंट्स मिलकर उन्होंने ज़्यादा मार्केट का शेयर ले लिया। इकोनॉमिक्स में आप लोग जो मोनोपोली पढ़ते हो ना, वो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल चीज़ है, मतलब कि एक ही सब सप्लायर है, प्रैक्टिकली एक तो नहीं हो सकता ना। प्रैक्टिकली इसलिए कहा जाता है कि अगर 15-20% भी किसी एक बड़े सप्लायर के पास शेयर आ गया ना मार्केट का, तो ये मोनोपोली ही है। क्योंकि 15-20% बहुत बड़ी फिगर है, बहुत ही बड़ी फिगर है। मतलब बाकी पूरी दुनिया 80% शेयर ले रही है मार्केट का, आप अकेले 15-20% ले रहे हो, कितना बड़ा जुल्म है। तो इसलिए वो मोनोपोली थ्योरेटिकली तो उसका मतलब होता है मोनो, एक बंदा, लेकिन प्रैक्टिकली एक नहीं मतलब कि ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम होते हैं, एक के पास मेजर शेयर होता है मार्केट का, तो भाई ये भी गलत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये खैर हो जाता है, अब वो होता है ना वॉइड तो होते हैं लेकिन ले दे के जिन्होंने करना होता है वो कर ही जाते हैं। मोनोपोली करने वाले कोई छोटे बंदे थोड़ी होते हैं, वैसे छोटे ही होते हैं ज़हनी तौर पे, लेकिन पैसे के एंगल से वो करवा ही लेते हैं। बड़ी मोनोपोलियाँ बनी हुई हैं पाकिस्तान में भी, वो चल ही रही हैं। बुकिश नॉलेज हम तो फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर है जी मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ओए हो, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। ठीक है, मैरिज खरीदना बेचना, ये लो पैसे इससे शादी कर लो, ये लो पैसे मुझसे शादी कर लो, ये लो पैसे उससे तोड़ दो, ये डिवोर्स वगैरह वाली, ये क्या है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। तो भाईजान ये सारा कुछ जो है ये एग्रीमेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हैं। ये जब आपने पेपर में अगर आया तो आपने इसका जो दलील देनी है वो आपने ये देनी है कि इसलिए अवॉइड है क्योंकि ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब एक पॉइंट बस रह गया हमारा, आगे आ जाए। वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज़ पार्टली अनलॉफुल। पार्टली अनलॉफुल से मुराद क्या है कि भाई कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा लॉफुल है, कानूनी है, कुछ गैर कानूनी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि यार मेरा घर पेंट कर दो, बदले में आपको मैं 5 लाख रुपए और 10 ग्राम ड्रग्स दूंगा। ठीक है, अब देखो 5 लाख रुपए तो वैलिड है, लॉफुल चीज़ है बिल्कुल, ड्रग्स जो है वो अनलॉफुल है। तो इसमें केस में क्या हो रहेगा, सिंपल है फॉर्मूला कि जो लॉफुल चीज़ है वो वैलिड है, वो वाला एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, दूसरे वाला क्या हो जाएगा, इनवैलिड है, वॉइड है। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि लॉफुल कौन सा है अनलॉफुल कौन सा है, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि जी मैं आपको 5 लाख पे करना है, इसमें से कोई भी 2.5 लाख या 3 लाख रुपए या पता नहीं कितने रुपए ऐसे हैं जो चोरी शुदा माल के, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, जो मैंने चोरी का पैसा उठाया हुआ है वो है, या मैंने फ्रॉड करके लूटा हुआ पैसा लाया, तो अनलॉफुल है, लेकिन मुझे पता नहीं इसमें से कितना है, मिक्स हो गया, तो भाई वो सारे के सारे फिर क्या हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। या आपको एक रखा जाए कि यार फॉर एग्जांपल आपको मैं जॉब पे रख रहा हूँ, ठीक है, आपने क्या करना है, लोगों के साथ फ्रॉड करने हैं। ठीक है, जिस तरह ये खुदा ना खास्ता है पाकिस्तान में भी चल ही रहा है, फेक कॉल्स करना ये वो, ठीक है, लेकिन बीच बीच में सही भी आप कोई काम कर लेते हैं, असल वाली भी कर लेते हैं। अब ये भी वो क्या है, वो कहता है क्योंकि ये मिक्सचर एक बना हुआ है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि लॉफुल पार्ट कौन सा है, अनलॉफुल पार्ट कौन सा है, तो सारे के सारे फिर अनलॉफुल कंसिडर किया जाएगा। देखें, वो कहता है इफ़ द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। कंसिडरेशन सिंगल थी, मतलब 2 कंसिडरेशन नहीं थी, वहाँ पे हम 2-2 की बात कर रहे हैं ना, कि एग्जाम्पल दी थी आपको, ड्रग्स भी हैं पैसे भी हैं, वो 2 थी। अगर सिंगल कंसिडरेशन है और उसका कोई भी पार्ट अनलॉफुल है, वो उसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, सही है, फिर वो सारी की सारी कंसिडरेशन या वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। या दूसरे नंबर पे उसने कहा इफ़ एनी और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट सिंगल है, मकसद सिंगल है, कंसिडरेशन डिफरेंट थी, लेकिन उसमें से कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है, मकसद सिंगल था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो वो सारे के सारा वो भी एग्रीमेंट वॉइड आपका हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट भी सिंगल था या ज़्यादा भी थे, कंसिडरेशन एक थी, ठीक है,
उसी कंसिडरेशन के अंदर कोई पार्ट अनलॉफुल है तो सारे का सारा अनलॉफुल एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलें जी, सही है। अब इसमें ऑल्टरनेट वगैरह वाला भी एक आ रहा है, लेकिन वो मेरे ख्याल में बाद में एक जगह पे पढ़ेंगे, अब भी रहने दें। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे एमसीक्यूज़ पे पहले आ जाते हैं। पहला एमसीक्यू है, डिवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, किसके ऑप्शन पे है, कौन इसको वॉइड करवा सकता है, ज्यादती जिसके साथ हुई है, एग्रीड पार्टी, सिंपल। दूसरा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सी है, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर वन एंड सेम। बिल्कुल नहीं भाई, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है जो पहले इन्फोर्सेबल था, पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में सब्सिक्वेंटली इलीगैलिटी या डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह की वजह से, या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वगैरह भी इसको कहते हैं, बाद में इम्पॉसिबल हो गया करना, फिर वो वॉइड हुआ है। वो तो सही है, पहले ठीक था। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट तो है, वॉइड एब इनिशियो सिरे से ही गलत है। तो सी पॉइंट यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे सीज टू बी इन्फोर्सेबल, तो ये सही है। क्वेश्चन 3, वॉइड एग्रीमेंट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, वॉइड एग्रीमेंट को क्या कोई बंदा इन्फोर्स करवा सकता है, कोई भी नहीं, वॉइड एब इनिशियो है, कोई नहीं करवा सकता। अच्छा, इसमें क्या है, और जो कोई 9 देखें, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का वो कब कहलाएगा, इफ, सेकंड पॉइंट, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट अबाउट इट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा है और अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला कर सकता है, तब वो उसको समझा रहेगा कि साउंड माइंड का है। ठीक है जी, ओके। 18 नंबर देखें, Akram makes an agreement of buying raw material from Bilal on 1st January. Okay, the raw material is to be supplied by Bilal on 20th January. 1st January को एग्रीमेंट हुआ है, 20 जनवरी को उसने डिलीवर करना है, 15 मार्च को पेमेंट करनी है। वो कहते हैं लीगल स्टेटस क्या है, तो वैलिड तो है, इसमें कोई मसला तो नहीं लग रहा है ना। तो पहला है नॉट वैलिड, तो फारिग हुआ। दूसरा है वैलिड एंड द कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं है भाई। अच्छा, इस तरफ जाना चाह रहा है तो भाई फिर कंसिडरेशन क्या है, फ्यूचर की है, तो इसका जवाब होगा डी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड द कंसिडरेशन इज फ्यूचर कंसिडरेशन। 21 देखें, पास पेपर में है वो ये वाला क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इज इमोरल इफ क्या, कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल। ये भी पास पेपर के क्वेश्चन है अगले सारे। लास्ट देखें 24, आपकी बुक में शायद कोई आगे भी हो, लेकिन मिस्टर पी वाला देखें, मिस्टर पी हैड एडवांस मनी टू मिसिस डी, अ मैरिड वुमन, टू इनेबल हर टू ऑब्टेन वही डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। मिसिस डी एग्रीड दैट एज सून एज शी गेट्स डिवोर्स्ड शी विल मैरी मिस्टर पी, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस। तो भाईजान ये मैरिज ब्रोकरेज का एग्रीमेंट है, मैरिज खरीदी जा रही है, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट एज इट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो अच्छा जी, बाकी आप लोगों ने देख लेने हैं, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आपने लाजमी पूछना है। प्रैक्टिस पीछे आ जाएं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए, रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत ही गौर से बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखें, वो कहते हैं मोहसिन प्रॉमिस एहसन दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फ़ी। ओके जी, मोहसिन ने एहसन साहब को कहा मैं आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी दूंगा। लेटर मोहसिन सफर्ड लॉसेस इन हिज बिजनेस एंड रिफ्यूज टू पे द फी, बाद में ऑब्वियसली उसने कहा नहीं भाई दे सकता। मोहसिन इज ऑफ द व्यू दैट सिंस द एग्रीमेंट वाज विदाउट कंसिडरेशन, उसने कहा कि भाई आप तो बदले में मुझे कुछ भी नहीं दे रहे थे, तो ये तो विदाउट कंसिडरेशन है, तो वॉइड एग्रीमेंट है। ओके, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर एहसन बिलीव्स दैट द एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल अंडर लॉ एज इट मीट्स सर्टन अदर कंडीशन। लेकिन एहसन साहब कह रहे हैं यार कोई ना कोई कंडीशन मैंने कभी पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास में, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई तो मीट हो रही है, तो ये इन्फोर्सेबल है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करके पैसे निकलवाऊंगा। वो कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द कंडीशंस विच एहसन मे बी रिफरिंग टू। वो कहते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि एहसन साहब जिसको रिफ़र कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ हुई हो तो। ठीक है, तो बताएं जी। इस सिचुएशन में देखें, हमने पढ़ा कि 4 सिचुएशन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, कंप्लीटेड गिफ्ट है, पास वॉलंटरी सर्विस है और टाइम बार डेट है। टाइम बार डेट की तो उधर कोई जिक्र ही नहीं है कुछ, तो वो तो फारिग हो गया। पास वॉलंटरी सर्विस, कोई वॉलंटरी सर्विस, उसने या तो कहा होता ना कि भाई तुमने जो मुझे सर्विस दी थी उसके अगेंस्ट में तुम्हें पे करूँगा, फिर हम वो वाला केस लगाते। कंप्लीटेड गिफ्ट वाला भी सीन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं हैं, कंप्लीट ही नहीं है, कोई ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो नहीं, पीछे फिर केस बचता है सिर्फ एक जो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है।
तो फिर आपने इसका जब सोल्यूशन लिखना है तो इसने इस तरह लिखा है, उससे बेहतर आपने अप्रोच एक ही रखनी है, अप्रोचेस चेंज ना करें। मैंने आपको लास्ट जो प्रैक्टिस है उसमें भी कहा था, अगर आप अप्रोचेस चेंज करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। छोड़ें आई कैप, कभी इधर उधर निकल जाता है। आपने एक ही अप्रोच रखनी है, आपने पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। तो आपने क्या लिखना है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट इन द गिवन सिनेरियो। द फर्स्ट, या कोई भी एक्सेप्शन, फर्स्ट नहीं लिखना, द एक्सेप्शन ऑफ एग्रीमेंट मेड इन नेशनल लव एंड अफेक्शन मे बी फॉलोड। सही है, ये आप फॉलो किया जा सकता है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। कंडीशंस फिर आपने प्रेजेंट कर देनी है। वो कौन सी, कि जी देयर वाज नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन कौन है बंदे, जो भी अरसलान और मोहसिन है, ठीक है, एहसन और मोहसिन। सेकंड आपने क्या लिख देना है कि जी दे वर द बोथ द पार्टीज, मतलब अरसलान, एहसन एंड मोहसिन वर इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, द एग्रीमेंट वाज रिटन, द एग्रीमेंट वाज रजिस्टर्ड। अगर ये चारों चीज़ें पाई गई हैं तो ये वो वाहिद कंडीशन है जो इस केस पे फिट हो रही है, तो ये फिर वैलिड है, फिर वो पैसे निकलवा सकता है। उससे बात किया आपने फॉलो, आपने अप्रोच वही रखनी है, लीगल प्रोविजन लिखनी है, उसके बाद अपना डिसीजन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, मिसेज इकराम वाज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पोश लोकेलिटी। ओके, हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रॉमिस्ड टू पे हर 1 million बाय वे ऑफ अ गिफ्ट फॉर द परचेज ऑफ द हाउस। अच्छा जी, नदीम साहब ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 1 million रुपीज़ दूंगा गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर गिफ्ट वर्ड आ रहा है तो आपने नैरो माइंडेड नहीं हो जाना वहाँ पे कि यार ये कंप्लीटेड गिफ्ट ही है, ये हरकत नहीं करनी, ये इससे थोड़ा बचना है, ये खेलता है आई कैप, ठीक है। देखो नेचुरल लव वाली भी तो गिफ्ट ही है ना, गिफ्ट से मुराद तोहफा है, तो वो भी तोहफा ही दिया जा रहा है ना मुफ्त में आपको। अगर मैं कोई भी चीज़ दे दूँ नेचुरल लव की वजह से तो वो क्या है, वो तोहफा ही है, वो गिफ्ट ही कंसिडर किया जाएगा। तो गिफ्ट दोनों सिचुएशन में वर्ड यूज़ किया जा सकता है, जनरल टर्म है एक, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट स्पेसिफिकली उसके ऊपर नहीं जाना। हाँ, हो सकता है कि बाकी चीज़ें देकर हम उस जवाब पर पहुंच जाएं, लेकिन इप्सो फैक्टो सिर्फ इस बेस पर हमने उसका फैसला, गिफ्ट वर्ड सुन के कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं कह देना उसको, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रॉमिस्ड टू पे हर 1 million बाय वे ऑफ अ गिफ्ट फॉर द परचेज ऑफ द हाउस आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील विद वन ऑफ द एस्टेट ब्रोकर्स, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। मिसेज इकराम आस्क्ड नदीम टू पे हर ₹1 million। अब मिसेज इकराम ने कोई घर ढूंढ लिया है और उसने कहा कि अब्बा जी, दादाजी वो 1 million तो लाएं एज प्रोमिस। नदीम हाउ एवर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट। नदीम ने कहा बीबी केड़े पैसे, मैं तो उस वक्त होश में नहीं था। मिसेज इकराम फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हर फादर। उसने भाई अपने अब्बा जी पे, दादाजी पे केस कर दिया। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय हिम, एडवाइज अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मिसेज इकराम वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम नदीम। अब देखें, वो आपको मिसेज इकराम का एडवोकेट या कंसल्टेंट बना रहा है, तो बड़े गौर से रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। उसने कहा कि कोई मुझे वो सर्कमस्टांसेस बता दो कि जिसमें मिसेज इकराम पैसे उससे निकलवा सकती है। तो भाई अगेन आपने स्टार्ट करना है लीगल प्रोविजन से। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल, ठीक है। ये आपने लिख दिया है। अब इस केस के अंदर आपने फिर बात करनी है कि जी इन द गिवन सिनेरियो, अगर हम इसको गिफ्ट, मतलब कि दो सिचुएशन आप लिख दोगे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली लग सकती है और कंप्लीटेड गिफ्ट वाली। फिर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कंडीशंस लिख देनी चारों। कौन सी, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, नियर रिलेशन होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। फिर दूसरे के ऊपर भी आ जाएं, इसके ऊपर आपने दोनों अप्लाई करनी है, क्योंकि दोनों में से कोई भी फिक्स हो सकता है। देखें इसमें क्योंकि नियर रिलेशन भी उसने बता दिया है, ठीक है, तो लव एंड अफेक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हो कि वो होता ही है, ठीक है। तो अब दूसरे गिफ्ट का वर्ड यूज़ किया तो आप कंप्लीट गिफ्ट वाली बात तो करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एप्लीकेबल भी होगी। कंप्लीट गिफ्ट के ऊपर आप आए, आपने उसमें कहा कंप्लीटेड होना चाहिए, तो कंप्लीटेड तो नहीं था, यही मसला आ रहेगा। प्रॉमिस किया था, दिए नहीं थे अभी पैसे। फिर रजिस्टर होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए, ठीक है। ये आपने लिखने के बाद फिर आपने कहना जी हाउ एवर इन द गिवन सिनेरियो नदीम ओनली मेड अ प्रॉमिस, ठीक है, बाय वे ऑफ अ गिफ्ट एंड डिड नॉट एक्चुअली पे द अमाउंट। उसने पे नहीं की। अब उसने पूछा जी कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो रिकवर करवा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि इस सिचुएशन में हमने ना तो ऊपर कोई देखा कि उसने रिटर्न किया हो, ना ही कोई उसको रजिस्टर किया हो। हाँ, अगर ये रिटर्न होता, रजिस्टर होता, नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता और नियर रिलेशन तो है ही, तो फिर ये उसको रिकवर करवा सकती थी। लेकिन इस केस में भाई क्योंकि ये रिटर्न और रजिस्टर नहीं है, बेशक नियर रिलेशन भी है, लव एंड अफेक्शन भी होगा, तो बाकी दो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, तो भाई क्या है, कैन नॉट रिकवर एनीथिंग। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्ट यही है, ये आपने करना है
मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप। ये आप लोगों ने लिख कर करना है, असाइनमेंट के तौर पे जमा करवाना है। असाइनमेंट 1 मेरे ख्याल में हो चुकी है, तो असाइनमेंट 2 लिखकर इसको आपने PDF वहाँ पे फोल्डर में सबमिट कर देनी है। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 देखें। आसिफ स्टॉल कैश एंड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स चीज़ें, फ्रॉम द ABC स्टोर। बासित द ओनर ऑफ स्टोर इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। आसिफ कॉन्टैक्टेड बासित विद एन ऑफर टू रिटर्न द स्टोलन कैश। उसने कहा मैं पैसे वापस कर देता हूँ, चीज़ें वापस कर देता हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर केस ना करे। बासित ने कहा दफ़ा को याद डालता हूँ कि धक्के खाने, फारिग कराओ। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह का थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल भी बनाने की कोशिश करें कि जी अदालतों में फैसले जल्दी नहीं होते, और ये भाई जो भी है कानून की हमने बात माननी है ना। ठीक है। तो कानून अगर कह रहा है कि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट टू स्टिफल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैंस इट इज़ वॉइड, तो इट इज़ वॉइड। सिंपल आपने कहना है कि भाईजान ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अब देखें इसने यहाँ पे लिखा नो द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड कॉन्स्टिट्यूट स्टिफलिंग द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। आगे आप लिखें इसके, इसी के आगे लिखें विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पूरी लाइन लिखें। ठीक है। विच इज़ अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 भी सेम चीज़ है, इसको पढ़ लेना है आपने। और आपको प्रैक्टिस सेट इसका आ जाएगा आज ही, या शायद आ गया हो, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने उसका भी उसमें से भी प्लीज़ 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 क्वेश्चन करने, जितने मर्जी यार लिख कर करें। एक बार जब देखें, हमारी कोशिश इंशाल्लाह होगी कि कुछ चैप्टर्स हैं जो 2-2 वीक्स पे जाएंगे, मोस्टली चैप्टर 1-1 वीक के अंदर हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि वीकेंड जो आपके पास संडे वगैरह आता है उस पर 1.5-2 घंटा यार लगाया और पूरा आपका वीक का रिकवर हो जाएगा, पी लो। ठीक है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लेना है कल तक। फिर मंडे को मिलेंगे, मतलब कि मंडे को आपका बल्कि टेस्ट भी है, चैप्टर 3 का टेस्ट होगा आपका। ठीक है जी। तो वो आपके वो सेशनल प्लान में वैसे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उधर से भी देख सकते हैं। हर मंडे को आपका टेस्ट है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।